गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं हम। भारत के भूगोल के अंतर्गत अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जल संसाधन और सिंचाई परियोजनाएँ। तो सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत हम बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। भारत में कौन कौन सी बहुउद्देश्य परियोजनाएँ कहाँ कहाँ पर लागू है और किस प्रकार से कार्यरत है, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अधिकतर परीक्षाओं में, चाहे आप ग्रेजुएशन की परीक्षा ही नहीं, चाहे आप छोटे लेवल से लेकर के आईएएस लेवल तक की जो परीक्षाएं देते हैं, उन सभी परीक्षाओं में बहुउद्देश्य परियोजनाओं से एक या दो प्रश्न जरूर पुट होते हैं। तो ये जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, ये हमारे लिए अभी ही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं, उन कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हमारा कोई क्वेश्चन गलत ना हो, उसलिए हम आज बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। उन बहुउद्देश्य परियोजनाओं को पढ़ने से पहले हमको यह समझ लेना आवश्यक है कि बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है बहुउद्देश्य परियोजनाएं। बहुउद्देश्य परियोजनाएं। देखिए, बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती है। बहुउद्देश्य परियोजना वो होती है इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है। ठीक है ना, सवाल जो है उस सवाल के अंदर ही जवाब है। शेर सुना होगा आपने एक, ख्याल जिसका था वो मुझे ख्याल में मिला, ख्याल जिसका था वो मुझे ख्याल में मिला, सवाल का जवाब भी मुझे सवाल में मिला। तो उसी तरीके से ये बहुउद्देश्य का अर्थ भी इसी के अंदर छुपा हुआ है, यानी कि मल्टीपल पर्पज, यानी कि उद्देश्य हो वो एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, यानी कि बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब सरकार कोई योजना बनाती है तो उस योजना को बहुउद्देश्य योजना कहते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, यानी कि उसमें केवल एक उद्देश्य ना होकर के कई सारे उद्देश्य शामिल हो। अब ऐसी बहुउद्देश्य परियोजनाओं के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, देखिए। बहुउद्देश्य परियोजनाएं अधिकतर जो है नदी घाटियों के ऊपर बांध बना करके, डैम बना करके उसके जल को रोक करके बनाई जाती है। तो नदी के ऊपर जो डैम बनाया जाता है, नदी के ऊपर जो बांध बनाया जाता है, उस एक बांध के बनाने से कई सारे हमारे उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं बहुउद्देश्य के अंतर्गत, उनको हम लिख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको मालूम है क्या होता है, सिंचाई। सिंचाई एक इम्पोर्टेंट उद्देश्य होता है किसी भी बांध को बनाने का। उसके अलावा दूसरा उद्देश्य जो होता है बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण कैसे होता है गुरुजी? देखिए, किसी भी एक नदी मान लीजिए, कोई सी भी नदी मान लीजिए, जब वर्षा काल में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है उस नदी में, तो वो नदी रिहायशी इलाकों से भी होकर गुजरती है कई नदियाँ। तो रिहायशी इलाके जो उसके आसपास वाले होते हैं वो पानी में डूबने लगते हैं, डूब जाते हैं कई बार। तो या फिर उनके मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो वो नदी अपना मार्ग बदल लेती है। मार्ग बदलने से आपको मालूम है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे, इसके अलावा आसाम, यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं जो अपना मार्ग बदल लेती है। मार्ग बदल लेने के कारण वो भयंकर तबाही मचाती है, जन धन की हानि करती है। तो उस बाढ़ को रोकने के लिए उसके पानी को एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रोक लिया जाता है जो रिहायशी इलाके से काफ़ी दूर हो, तो पानी की गति उससे कम हो जाती है। फिर अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर एक एक धीरे धीरे उसके गेट खोलते थे ताकि नदी में पानी धीरे धीरे प्रवाहित होता रहे, एकदम से पानी ना आए। तो बाढ़ नियंत्रण दूसरा उद्देश्य हो गया, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण। इसके अलावा नहर परिवहन या नदी परिवहन,
उस बांध से कोई नदी निकाल करके कोई नहर निकाल करके परिवहन के रूप में उसको काम में लिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी होती है जल विद्युत, आपको मालूम है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसको कहते हैं। ऊपर से पानी गिराया जाता है, डैम बना दिया जाता है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिराया जाता है। नीचे की तरफ जब पानी गिरता है तो नीचे टरबाइन लगा देते हैं घूमने वाले। जैसे ही पानी ऊपर से नीचे गिरता है टरबाइन पे पड़ता है, टरबाइन घूमते हैं और घूमने से उनमें यांत्रिक ऊर्जा पैदा होती है। उस यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये तो मानव के जीवन का आधार है, पेयजल। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की आपूर्ति साल भर नहीं हो पाती, तो उन इलाकों में पानी जैसे बीसलपुर बांध है, बीसलपुर बांध के से जयपुर अजमेर तक का पानी पहुंचाया जाता है, टोंक जिला उसमें पानी पीता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, सिंचाई हुआ, बाढ़ नियंत्रण हुआ, नहर परिवहन हुआ, जल विद्युत और पेयजल। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है, वन्य जीवों को उससे पानी की सुविधा होती है। इसके अलावा मृदा अपरदन पर रोक लगती है, क्योंकि नदी का पानी आगे नहीं बहेगा तो हो सकता है उस इलाके में उपजाऊ मिट्टी को नदी का पानी जो है काट करके ले जाता हो, तो नदी के पानी को हम रोक लेंगे तो मृदा अपरदन, भूमि अपरदन होने से रुक जाएगा। इसके अलावा है बंजर भूमि का विकास। बंजर भूमि विकास, बंजर भूमि का विकास का मतलब यह है कि कई इलाकों में ऐसी भूमि होती है जो बंजर पड़ी रहती है। बंजर भूमि को इस पानी से सिंचाई कर करके उसको उपजाऊ बनाया जाता है, तो बंजर भूमि के विकास में भी काम आती है। इसके अलावा एक और है पर्यटन। इससे क्या है, एक झीलनुमा बन जाता है क्षेत्र, उसमें पर्यटन देखने वाले, अभी मान लो आपके पास आसपास कोई डैम है तो वहाँ पे पर्यटन के कई सारे स्रोत खुल जाएंगे, वहाँ लोगों की आवाजाही बनी रहेगी, डैम को देखने के लिए लोग बरसात के दिनों में आते हैं। तो ये सब जो है इसके इम्पोर्टेंट उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब कोई योजना बनाई जाती है, जब कोई परियोजना बनाई जाती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। बात आपको समझ में आई होगी। ये उद्देश्यों को नोट कर लीजिए आप। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, नहर परिवहन, जल विद्युत, पेयजल, वन्य जीव संरक्षण, मृदा अपरदन पर रोक, बंजर भूमि विकास और पर्यटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलाई जाती है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, जो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू हुई थी, सबसे पहले जो बहुउद्देशीय भारत में परियोजना शुरू हुई थी वो हुई थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो स्वतंत्रता के 1 साल बाद ही लगभग 7 जुलाई 1948 को शुरू हो गई थी। ठीक है, 7 जुलाई 1948 को शुरू होगी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है स्वतंत्र भारत की। 7 जुलाई 1948 को इसका उद्घाटन कर दिया गया था। चलिए, नाम क्या है साहब? दामोदर नदी घाटी परियोजना। चलिए हम इसको विस्तार रूप से पढ़ते हैं। आपको बहुउद्देशीय परियोजना समझ में आ गई होगी। हम पहली बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे आज की, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। चलिए इसको मिटा देते हैं और दामोदर नदी घाटी परियोजना आप डाल लीजिए। देखिए, ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, यह नदी घाटी परियोजना अमेरिका की एक संयुक्त राज्य अमेरिका में एक टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना। नंबर 1 है ये। 1948 में इसका शुभारंभ किया गया। किससे प्रेरित है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी
नदी घाटी परियोजना, अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से ये प्रेरित है। ध्यान रखना, अमेरिका में जो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है, इस परियोजना की सक्सेसफुल के बाद भारत में भी यह आवश्यकता महसूस की गई कि भारत में भी एक नदी घाटी परियोजना बनाई जाए, जिसके अंतर्गत कई सारे बांधों का निर्माण किया जाए। और इसी तरीके से हम भी सक्सेस पा करके, इसका उद्देश्य क्या था बहुउद्देशीय परियोजना का, इस दामोदर नदी घाटी परियोजना का, वहां पर क्या किया जाए, आर्थिक विकास। कहां पर, देखिए ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। एक तो झारखंड है, एक है पश्चिम बंगाल। झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट चीज है। आर्थिक विकास और प्लस लोगों का जीवन स्तर उच्च करना, ये इसका उद्देश्य था इस नदी घाटी का। 1948 7 जुलाई को इसका शुभारंभ किया गया। अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी से इसका जो है प्रेरणा ली गई। आर्थिक विकास और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना इसका उद्देश्य था। 2 राज्य इससे लाभान्वित है, दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजनाएं। कौन कौन से 2 राज्य गुरुजी? झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम कि इस परियोजना के अंतर्गत क्या है मामला। देखिए इस परियोजना के अंतर्गत 8 बांधों का निर्माण। कितने बांध गुरुजी? 8 बांधों के निर्माण को प्रस्तावित किया गया, यानी कि 8 बांध बनाने का निर्णय लिया गया था। कितने? 8 बांध, और साथ ही 6 जल विद्युत गृह इस पे बनाए गए हैं। और कुछ किताबों में 3 है, और मैंने एक किताब और पढ़ी है संपूर्ण भूगोल, महेश कुमार बर्णवाल, उसकी किताब में 4 लिखा मारा है तापीय विद्युत गृह। अधिकतर किताबों में 3 ही है जो पुरानी है। 3 तापीय विद्युत गृह, 6 जल विद्युत गृह और 8 बांधों के निर्माण को इसमें प्रस्तावित किया गया है, जिनमें से प्रथम चरण में 4 बांधों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। वो चारों बांध बन करके तैयार है। अब जो अगले 4 है वो बनने की कवायद प्रक्रिया है, किताबों में अभी तक नहीं है। चलिए ये बात आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं जो बहुउद्देशीय परियोजना है, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इनको नाम दिया है भारत के पहले प्रधानमंत्री ने। इतनी सी बात आप याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें कतई भी नहीं है। बात समझ में आ गई? आर्थिक विकास, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना इसका उद्देश्य था। 8 प्रमुख बांधों को इसमें प्रस्तावित किया गया। 6 जल विद्युत गृह है और 3 तापीय विद्युत गृह। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है अवरोधक बांध। एक अवरोधक बांध का निर्माण भी इसमें प्रस्तावित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी बांध है, जितने भी ताप विद्युत गृह है, जल विद्युत गृह है, सब 2 राज्यों के अंदर है, और वो 2 राज्य ये दोनों हैं। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। चलिए हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से बांधों का निर्माण को प्रस्तावित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप चाहे कोई सी भी परीक्षा दे के देख लेना, उस परीक्षा में बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक ना एक प्रश्न तो आपको जरूर से जरूर ही मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना इसमें यही है आपकी
दामोदर नदी घाटी परियोजना, क्योंकि ये भारत की पहली परियोजना थी। ठीक है, 1948। इसको मिटा देता हूं मैं। अब हम इसके 8 जो बांध है, उन 8 बांधों को मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया हमारी क्लास में बगैर मानचित्र के तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं, स्थिति इनकी कौन कौन सी नदी पर है, कौन कौन सी नदी पर नहीं है। देखिए 4 नदियां हैं, मुख्यतः दामोदर नदी है, दामोदर नदी की सहायक 3 नदियां और है, तो तीनों नदियों को हम याद रखेंगे और दामोदर तो हमको याद रहेगी। देखिए सबसे पहले मैं मानचित्र ही बना देता हूं इसका। ये लीजिए झारखंड का मानचित्र बनाऊंगा मैं। ये झारखंड का मानचित्र हो गया भाई। कुछ इस तरीके से झारखंड का राज्य का नक्शा है। ठीक है, इसके ऊपर बिहार है, यहां पर पश्चिम बंगाल है और इधर भी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम होगा एक नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी, जिसको कहते हैं पवित्र नदी भी जिसको कहते हैं गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी यहाँ से आती है बिहार में बह करके झारखंड में बहुत कम बहती है और किधर जाती है, पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इसकी जो मेन शाखा है वो तो कहाँ जाती है, बांग्लादेश में। जो मुख्य नदी है वो तो कहाँ चली जाएगी, बांग्लादेश में चली जाएगी, और बांग्लादेश में जाकर के वो किस में मिलेगी, पद्मा बन जाएगी और उसमें मिल जाएगी जमुना में। ठीक है, इतना तो हमको मालूम है। सर ये क्या निकाल दिया आपने, देखिए ये नदी पश्चिम बंगाल में, इस नदी की एक शाखा बंगाल की खाड़ी में भारत में पश्चिम बंगाल में होकर ही गिर जाती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, हुगली नदी के नाम से। ध्यान रखना, हुगली नदी पश्चिम बंगाल की एक इंपॉर्टेंट नदी है, जो गंगा नदी की एक शाखा है। ठीक है, गंगा नदी बांग्लादेश में जाने से पहले ही एक अलग शाखा के रूप में पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से निकल जाती है। ध्यान रखना, कोलकाता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता शहर जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। हावड़ा ब्रिज भी आपने नाम सुना होगा, वो भी लगभग इसी नदी पे। ठीक है, हल्दिया बंदरगाह और कोलकाता बंदरगाह, वो बंदरगाह भी इसी नदी के मुहाने के आसपास है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। चलिए इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट तो हमारी क्या है, दामोदर नदी। ये तो हमने ऐसे बताई थी फालतू में, लेकिन देखिए दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, ये छोटा नागपुर के पठार रांची के आसपास से निकलती है। ये निकली साहब, निकलने के बाद ये कहाँ जाएगी, ये पश्चिम बंगाल झारखंड है ये। ठीक है, झारखंड राज्य है, झारखंड, और झारखंड में बहती हुई किस में मिलेगी, पश्चिम बंगाल में जाकर के हुगली नदी में मिल जाएगी। ठीक है, हुगली नदी में पश्चिम बंगाल में जाकर के मिल जाएगी। अब देखिए बात यह है कि यह नदी तो है, क्या नाम है इसका, दामोदर, लेकिन जो 8 बांध है वो दामोदर नदी पे नहीं बने सारे। 8 बांधों में से केवल 3 बांध दामोदर नदी पे बने हुए हैं, बाकी 5 बांध दामोदर की सहायक नदियों पे बने हुए हैं। देखिए एक नदी यहां से आती है और वो आकर के इसमें मिल जाती है यहां पर। ठीक है, इस नदी का नाम है बाराकर नदी, बाराकर नदी। क्या नाम है इसका, बाराकर नदी। बाराकर नदी एक है और एक नदी यहां है इसमें, इसका नाम है कोनार नदी, और एक नदी यहां से मिलती है इसमें, इसका नाम है बोकारो नदी। 4 नदी आपको याद हो गई होगी। मैप की सहायता से आपको बता रहा हूं मैं, मैप की सहायता से अगर आप याद करेंगे तो आपको जरूर याद होगी चीजें। ठीक है, मैप की सहायता से अगर याद करने की कोशिश की तो कोनार नदी है, बोकारो नदी है, दोनों दामोदर में मिल रही है शुरुआत में, स्टार्टिंग में। बाराकर नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, जो झारखंड के अंदर ही मिल जाती है, इसके अंदर दामोदर नदी में। और दामोदर नदी की लंबाई याद रखना, दामोदर नदी है जो 290 किलोमीटर झारखंड में बहती है, 240 किलोमीटर कहाँ बहती है, पश्चिम बंगाल में। कुल मिलाकर के इस नदी की लंबाई 530 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी सी बात और याद रख लेना।
हालांकि ये पूछी नहीं जाती कभी, लेकिन फिर भी हम जब इसको पढ़ ही रहे हैं। 290 किलोमीटर झारखंड में और 240 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में, 530 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। चलिए अब देखिए, इसमें सबसे पहले जो बाराकर नदी है इस पर 3 बांध है, ठीक है। 3 बांधों में से आपको बताया था इसमें प्रथम चरण में 4 बांधों का निर्माण है। प्रथम चरण में 4 बांधों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। कौन कौन से 4 बांध है गुरुजी? 4 बांधों का नाम देखिए आप, तो एक तो तिलैया बांध है, तिलैया, ठीक है। एक पंचेत बांध है और इसके अलावा एक कोनार बांध है, और एक बांध जो है उस बांध का नाम है मैथान बांध। ये 4 बांध है, इन चारों बांधों के निर्माण को पूर्ण कर लिया गया है। 4 बांध है, इन चारों बांधों के निर्माण को पूर्ण कर लिया गया है, ठीक है। 4 बांध, प्रथम चरण में 4 बांध प्रस्तावित थे। तो देखिए तिलैया बांध जो है, तिलैया बांध यहां पर है, बाराकर नदी जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर एक बांध है, इसका नाम है तिलैया बांध, ठीक है। तो तिलैया बांध किस नदी पर हुआ? बाराकर नदी पे। फिर ये बाराकर नदी आगे पहुंचती है तो बाराकर नदी और दामोदर नदी जहां मिलती है वहां इसी नदी पर एक बांध और बंधा हुआ है जिसको कहते हैं पंचेत बांध। पंचेत बांध, पंचेत बांध के नाम से जाना जाता है यहां पर, ठीक है। इसके बाद सॉरी पंचेत नहीं है, ये मैथान बांध है, मैथान। कौन सा बांध है ये? मैथान। फिर देखिए कोनार बांध जो कोनार नदी पर है यहां पर, और जो पंचेत बांध है वो पंचेत बांध कहां है? इस दामोदर नदी पर है पंचेत बांध यहां पर। यानी कि जहां पर ये नदी बाराकर नदी से मिलती है उससे जस्ट पहले पंचेत बांध का निर्माण किया गया है। इस तरीके से ये 4 बांध है। इन चारों बांधों को आप आंखों से देख करके याद कर लीजिए ताकि आप भूले नहीं। मैं अभी आपको लिखवाऊंगा भी सही, इनको एक बार देख लीजिए आप। देखिए तिलैया बांध बाराकर नदी जहां स्टार्ट होती है उसके कुछ देर बाद ही है। फिर ये बाराकर नदी बह करके आएगी और दामोदर में मिलेगी, उससे जस्ट पहले दोनों नदियों के लगभग संगम पर मैथान बांध है। फिर कोनार बांध कोनार नदी पर है और यहाँ पर पंचेत बांध है दामोदर नदी पर ही, ठीक है। ये मैथान बांध से पहले यानी कि बाराकर और दामोदर के संगम से पहले। ये चारों बांध आप याद रखना। और 5वां बांध जो है बोकारो नदी पर है, वो अभी प्रस्तावित है, अब बनने वाले हैं, ठीक है। ध्यान रखना जो सबसे पहले बांध बना था वो बना था 1953 पे, और वो कौन सा बांध था? वो बांध था तिलैया बांध। क्या नाम है उसका गुरुजी? तिलैया बांध, ठीक है। उसके बाद 2 बांध 55 में बने, पंचेत, और ये 1955 में बने ये दोनों। और ये कोनार बांध जो है सॉरी ये 1959 में बने और ये दोनों 1955 में बने। आप ये आंकड़े भी अगर याद रखो तो याद रख सकते हैं, बाकी कोई दुविधा नहीं है, ठीक है। पूछा नहीं जाता भाई कब बंधे, बस ये है कौन सा बांध किस नदी पर है, ये जरूर पूछ लिया जाता है। चलिए साहब, इतना आपको इमेजिनेशन के माध्यम से याद हो गया होगा। अब देखिए इसमें जगह नहीं है फिलहाल, यहां आपको दिखाई देता होगा, फिर बिल्कुल यहां मैं लिख देता हूं। देखिए ऐसे याद रखिए आप, बाराकर नदी जो है उस बाराकर नदी पे 3 बांध बनाए गए हैं और 3 ही बांध दामोदर नदी पर है, एक बांध कोनार नदी पर है और एक बांध बोकारो नदी पर है। बहुत आसान है, याद हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। बोकारो नदी पर बोकारो बांध है, कोनार नदी पर कोनार बांध है। हो गए 2 तो याद हो गए गुरुजी,
अरे वाह, फिर तो क्या बात है। बाराकर नदी पे आपने दो बांध देख ही लिए, एक तो तिलैया है और एक मैथान है। एक और याद रख लो आप, बाल पहाड़ी। 3 याद हो जाएंगे, बाराकर नदी पे तिलैया, मैथान, बाल पहाड़ी हो जाएंगे याद, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दामोदर नदी पे 3 बांध कौन से हैं वो याद रखना है आपको। एक तो पंचेत पहाड़ी बांध है, पंचेत पहाड़ी, और कौन से बांध है, और इंपॉर्टेंट बांध जो है इस पे, एक है अधर, अधर बांध। इसको कुछ किताबों में एयर बांध भी कहा गया है, यानी कि अधर बांध भी इसको कहते हैं, एयर बांध भी इसको कहते हैं। अधर बांध, एयर बांध दोनों नाम है इसके। एक बांध है बर्मो बांध, बर्मो बांध। तो ये 3 बांध है जो किस पे हैं, ये तीनों बांध दामोदर नदी पर है, और 2 बांध बोकारो और कोनार, बोकारो नदी पर है। बोकारो और कोनार दोनों नदी पर है, याद हो जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 3 बांध है बाराकर नदी पर, 3 बांध है दामोदर नदी पर, और 2 बांध बोकारो और कोनार किस पर है, बोकारो और कोनार नदी पर। अब देखिए 6 तापीय विद्युत गृह इस नदी पर बनाए गए हैं। इस नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 6 तापीय विद्युत गृह कौन से हैं, देखिए 6 तापीय विद्युत गृह में केवल 2 विद्युत गृह नहीं है। कौन कौन से नहीं है, एक तो ये नहीं है भाई, अधर बांध या एयर बांध, इस पे कोई जल विद्युत गृह नहीं बनाया गया, और एक है बोकारो बांध, इस पे भी कोई जल विद्युत गृह नहीं बनाया गया। यानी कि बाकी जो 6 है ये तो इसके बांध है, और जल विद्युत गृह मैं कहीं पर लिख दूं तो यहां लिख देता हूं मैं, जल विद्युत गृह, जल विद्युत गृह। यहीं पे देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। 3 तो ये रहे जल विद्युत गृह, मैथान है, बाल पहाड़ी है, और तिलैया है, ठीक है। पंचेत पहाड़ी, बर्मो बांध, पंचेत है, बर्मो है, और कोनार है। ये 6 इस पे जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है याद करने में। 2 को हटा दो, बस अधर को हटा दीजिए, बोकारो को हटा दीजिए, बाकी जो 6 बचे हैं, 6 क्या है, जल विद्युत गृह, हो जाएगा याद आसानी से। और ध्यान रखना अधिकतर बांध इनमें से हजारीबाग में बनाए गए हैं। हजारीबाग में मैथान बांध है, बाल पहाड़ी बांध है, पंचेत पहाड़ी बांध भी हजारीबाग। तिलैया जो है ये कोडरमा में है, ठीक है, कोडरमा। चलिए इतना हमको याद हो जाता है। तो इसके बाद एक चीज आप याद रखना, वो एक चीज क्या है, वो ये है कि दुर्गापुर, दुर्गापुर अवरोधक बांध, एक अवरोधक बांध है इसमें, उसका क्या नाम है, दुर्गापुर। दुर्गापुर अवरोधक बांध दुर्गापुर में बनाया गया है, और दुर्गापुर कहाँ है आपको याद होना चाहिए, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में एक अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। ये एक आपको याद होना चाहिए, ये 6 चीजें हैं, ये 8 चीजें हैं, यानी कि 8 बांध है, 6 जल विद्युत गृह है, एक अवरोधक बांध है, 3 ताप विद्युत गृह है। इसमें कितने हैं, 3 ताप विद्युत गृह। तीनों ताप विद्युत गृह को भी आप याद कर लीजिए, ताप विद्युत गृह, 3 ताप विद्युत गृह है। 3 ताप विद्युत गृह कौन कौन से देखिए, पहले नंबर पे है दुर्गापुर, दूसरे नंबर पे है चंद्रपुर, और तीसरे नंबर पे है बोकारो। और एक किताब में मैंने पतरातू भी सुना है, आप एक्स्ट्रा में इसको याद रख लेना, एक किताब में मैंने इसको भी पढ़ा है, पतरातू। तो दुर्गापुर, चंद्रपुर और बोकारो ये 3 ताप विद्युत संयंत्र है, 6 जल विद्युत गृह है, मैथान है, बाल पहाड़ी है, इसके अलावा पंचेत है, बर्मो है, और कोनार है। 8 बांध है, तिलैया, मैथान, बाल पहाड़ी, पंचेत पहाड़ी, अधर या एयर बांध, बर्मो, कोनार और बोकारो, ये 8 बांध है। इन सभी को आप याद रखना, तो आपकी क्या हो जाती है, ये कंप्लीट। क्या हो जाती है, कंप्लीट, ये आपकी दामोदर नदी घाटी परियोजना। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आई होगी।
इसके जो उद्देश्य सॉरी इसके जो लाभ है वो लाभ वही है जो इसके उद्देश्य थे। ठीक है ना, जो बहुउद्देश्य परियोजनाओं के उद्देश्य थे वही इसके जो है लाभ है। चलिए मिलते हैं कल एक नई परियोजना के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।